हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सीपीओ 2025 में 10th ऑफ दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो 50 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, एक सम है, एक प्रिंसिपल है 22,500 रुपये, जिसको इन्वेस्ट करा है 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे वार्षिक दर से करा गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है 2 वर्ष के बाद की राशि क्या होगी। तो देखिए 4% है, तो अगर आप इसको फ्रैक्शन में लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1/25। तो 25 इन्वेस्ट करके 26 बनेगा, 25 इन्वेस्ट करके 26 बनेगा। तो ये हो जाएगा 625 से कितना बन गया 676। तो देखिए 22500 डिवाइडेड बाय, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है और ये अमाउंट होता है 625 मल्टीप्लाई बाय 676। तो 25 सा ये हो जाएगा 900, 25 1 सा 25 3 सा और ये हो जाएगा 6। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आंसर फिर भी 24,336। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक साधारण ब्याज पर एक धनराशि 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो P से 2P होने में उसे कितना टाइम लगा 6 ईयर्स। तो ये कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो देखिए ये जो P बना था बड़ा था, ये कितने टाइम में बढ़ा था 6 साल में। अब P से हमें कितना करना है 3P, तो कितना बढ़ेगा 2P है ना, 2 बढ़ेगा ना। तो एक बढ़ने में 6 साल लगा था, तो 2 बढ़ने में कितना टाइम लगेगा 12 ईयर्स। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 236 सेंटीमीटर। अब देखिए सरफेस एरिया मतलब एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस में HL, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अब देखिए 2 डायमेंशन इन्होंने दे रखी है, तो लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं और हमें बताना है, फाइंड करना है हाइट कितनी होगी। तो ये किसके बराबर दे रखा है 236 के। तो ये हो जाएगा 2 1 और ये 8। ठीक है, LB 7 6 42 प्लस में 7H प्लस में 6H इज इक्वल्स टू में 118। तो ये हो जाएगा 13H इज इक्वल्स टू में, इसमें से 42 माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 76। तो H का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 5 तो 5 पे एक ही है। ठीक है, 5.85, बाकी अगर आप सॉल्व कर लेते हो जाता। अब देखिए वो कह रहा है एक सॉलिड स्फेयर है, स्फेयर मतलब गोला, ठीक है, जिसका एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उसे छोटे छोटे 27 स्फेयर्स के अंदर बांटा गया है। मतलब दोबारा उसको पिघला के 27 स्फेयर्स बनाए गए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हर एक की रेडियस कितनी है। तो देखिए रेडियस, वो स्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 4 इंटू में 4 इज इक्वल्स टू कितने स्फेयर बनाए गए हैं 27 और 4/3 पाई आर का क्यूब। ये हमें आर के क्यूब की वैल्यू बतानी है। ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। तो देखो ये तो 4 का क्यूब है, हमें पता है 4, और ये किसका क्यूब है 3 का। तो रेडियस हमारा कितना आ गया 4/3 सेंटीमीटर। देखिए वो क्या कह रहा है, यदि किसी ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, किसी ठोस गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या बताइए रेडियस। तो देखिए हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3 पाई आर का स्क्वायर, जो किसके इक्वल है 362 के। हमें यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो 3 पाई आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 362। तो ये हो जाएगा 11, ये 2 ठीक है ना 262 231। ठीक है, तो ये इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 3 21 7 917 डिवाइडेड बाय 33। आप इसे करोगे ये आंसर रहेगा आपका 27.7। ठीक है, 27.7 ये आया है आर का स्क्वायर का वैल्यू। हमें बट चाहिए आर का वैल्यू। अगर आप इसे अंडर रूट में करो, सिर्फ 27 देखो, तो ये 5 का जो स्क्वायर होता है 25 उससे थोड़ा ही बड़ा है, लेकिन 6 के स्क्वायर से तो छोटा है, 6 होता है 36। तो आंसर विल बी 5.27। उसके बाद देखो 6 का वैल्यू है, तो ये 36 समथिंग 36 से ऊपर होना चाहिए था। अब देखिए वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू डिवाइड अ क्यूबॉइड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। देखो कितने कट्स लगाओ कि जो क्यूबॉइड है वो 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए। देखो अगर आप एक कट लगाते हो तो वो 2 पार्ट्स में होता है, 2 कट लगाते हो तो ये डबल हो जाता है, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
3 कट लगाओगे तो 8 में, और 4 कट लगाओगे तो 16 में। तो देखो अगर आप 3 कट लगाओगे तो 8 पार्ट में डिवाइड होगा जो कि कम रहेगा, और अगर आप 4 कट लगाओगे तो 16 जो कि किससे 12 से ज्यादा है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे कि आप इसके अंदर 4 कट्स लगाओगे। और अगर इसका किसी और को आता हो कि किसी और तरीके से होता है तो वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखो अगर आप सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, लीटर। क्या मिल जाता है, लीटर। बस यही आपको बताना था। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, एक आयताकार पानी की टंकी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो देखो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 150 इंटू में 30, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। यदि टंकी अपनी क्षमता से 50% तक भरी हुई है, तो मतलब आधी भरी हुई है, तो ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 5 5 25, 3 75, 0 0 0। ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम। तो हमें बताना है पानी कितना लीटर है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, तो आंसर कितना रह जाएगा, 75 लीटर उसके अंदर पानी है। अब देखिए वो कह रहे हैं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, जब इससे मल्टीप्लाई करो तो होल नंबर आए। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3, मतलब 0 के बाद से जो सारे नंबर, मतलब 0 को इंक्लूड करके। तो देखो 1 से करोगे तो 1.5 ही रहेगा, 3 से करोगे तो ये कितना, 2 से करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 3। तो आंसर विल बी 2। जो स्मॉलेस्ट नंबर है 2, अगर आप इससे करोगे तो ये कितना दे देगा हमें आंसर, 3। और अगर आप इसको 3 से करोगे तो ये कितना देगा, 7.5। तो ये होल नंबर तो नहीं रहेगा, या रहेगा? मुझे कमेंट में बताना कि डेसिमल आता है होल नंबर में या नहीं आता। अब देखिए स्लांट हाइट, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाती है जबकि आधार त्रिज्या वही रहती है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। अब देखो स्लांट हाइट जो एल है वो कितनी हो गई, 20% बढ़ा दी, 100 से कितनी हो गई, 120 हो गई, और जो उसका बेस रेडियस था वो सेम ही रहा। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इंक्रीज इन द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, जो अब कितना हो गया, पाई आर बड़ा है ना, और सॉरी आर तो सेम रहा है और एल इसका बढ़ गया है, ये L1 मान लो, इसको L2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो जो L था वो 100 से बढ़ के कितना हो गया, 120। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही मान लो 100 से बढ़ के 120 हो गया, तो कितने का वृद्धि आया, 20% का। 100 से अगर 120 हो जाता है तो कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट होता है, 20% का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर इसने क्या कहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का हमें मान बताना है, जिसके अंदर क्या बोला है, सिस्टम का इक्वेशंस, मतलब 2 इक्वेशंस हमें दे रखा है और उसके अंदर बताया है इट हैज़ नो सोल्यूशन, कि प्रणाली की कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता तो लाइंस कैसी होती हैं, आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है, कभी मिलती नहीं है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो इस केस में क्या होता है, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू में B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। तो A कितना है, हमारा A1 है हमारे पास 2, ये A1 है, ये A2 है, समझ गए। फिर ऐसे B1 अपॉन में B2, तो A1 अपॉन में A2 इज इक्वल्स टू में B1 अपॉन में B2, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा, तो K का वैल्यू कितना आ गया, 6। नेक्स्ट देखेंगे। अब बस देखो इसके अंदर x/y का हमें रेशियो दे रखा है, x कितना दे रखा है इन्होंने हमें 3 और y दे रखा है हमें 4, ठीक है। तो 3 7 21 प्लस में 3 4 2 8, तो कितना आ जाएगा, 29। जो पहला है इसका आंसर आ जाएगा 29। अब ऑप्शंस में देखो तो देखो 29 बस यही था, आपको सेकंड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, आप चाहते तो कर लेते बट नीड नहीं थी। अब देखो वो क्या कह रहा है, 8 कोण है, देखो एक लंबवतीय शंकु है, एक घन में इस प्रकार अंकित है कि उसका आधार घन के आधार के साथ समानुपाती है। देखो एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, इसके अंदर मैं इसको स्क्वायर ही रहने देती हूँ, क्यूब नहीं बना रही हूँ। इसके अंदर उन्होंने एक कोण ऐसे रख रखा है कि दोनों के जो बेस हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं, ऐसे करके, मतलब जितना उसका मतलब बेस है और दोनों का बेस बिल्कुल ही कोइंसाइड कर रहा है। तो आप मान लो देखो क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है ना। तो ये 2 है, ये भी साइड 2 है, ये भी साइड 2 है, ये साइड भी 2 है। तो जो इसका रेडियस हुआ, कोण का, शंकु का जो त्रिज्या हुई वो हम मान लेते हैं 1 है। अभी बस इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब वो यही कह रहा था कि जो क्यूब है कि बेस जो उनके क्या हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, और जो क्यूब
विद द बेस ऑफ क्यूब एंड वर्टेक्स लाइन ऑन अ टॉप ऑफ अ सेंटर, मतलब वर्टेक्स बिल्कुल ऊपर तक ही टच कर रहा है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्यूब वॉल्यूम डज द कोन ऑक्यूपाई, कि जो ये क्यूब का अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो कितना कोन ने ले रखा है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम, जस्ट अ सेकंड, अरे यार ये क्या हो रहा है आज। हाँ देखो कोन और क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम क्या करूं, रेशियो के अंदर लेके आऊं। क्यूब का क्या वॉल्यूम होता है, ए क्यूब, और ये कितना होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच। अब देखो कोन का अगर मैं वॉल्यूम लिखूं 1/3 पाई, आर कितना है उसका, रेडियस 1 है, तो 1 इंटू में 1 लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। और हाइट कितनी हुई कोन की, कोन की जो हाइट है, अब देखो ये वाली साइड और इसकी हाइट क्या है, बराबर है, तो इसकी जो हाइट है वो है 2, और क्यूब का कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कोन का बचा वॉल्यूम पाई, और जो क्यूब का वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया, 2 2 4 और 4 3 12, यानी ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो उसने पूछा है कि कोन का मतलब क्यूब का कितना वॉल्यूम कोन ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो टोटल अगर आप फ्रैक्शन में लिखते तो ऐसे ही लिखते हैं, टोटल वाली जो टर्म होती है वो नीचे होती है, तो क्यूब का टोटल वॉल्यूम था 12 और कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, पाई, ठीक है। आगे समझ, आई होप आ गया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि आपको समझ में आया नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या का 3/4, मैं मान लेती हूँ वो संख्या थी x, उसका जो 3/4 है x का 3/4 क्या है, उसके आधे से 0.6 ज्यादा है, उसी नंबर के आधे से 0.6 ज्यादा है, तो हमें संख्या बतानी है, x का वैल्यू बताना है। तो देखो 3/4x इज इक्वल्स टू में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे x प्लस में 1.2 और ये नीचे 2, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ठीक है ना। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इज इक्वल्स टू में 2x प्लस में 2.4, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 2.4। अगला देखते हैं। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक पिरामिड है जिसका बेस कैसा है, आधार कैसा है, वर्गाकार है, स्क्वायर है, जिसकी स्क्वायर की एक साइड है 8 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पिरामिड के हाफ इनटू में पैरामीटर ऑफ बेस, बेस की परिधि मल्टीप्लाई बाय एल, एल मतलब स्लांट हाइट, तर्कीय ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, और प्लस में बेस एरिया, बेस कैसा स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर कर देते हैं, चलो ठीक है। हाफ इनटू में पैरामीटर ऑफ बेस कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 32, इनटू में स्लांट हाइट निकाल लेते हैं। देखो ये अगर स्क्वायर है, इसकी एक साइड कितनी है 8, अगर मैं यहाँ से एक ट्राइंगल बनाऊं तो ये 8 है, तो ये वाली साइड हो जाएगी 4, मतलब आधा होता है ये 4, हाइट हमें दे रखी है 3, तो स्लांट हाइट कितनी होगी 5, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 5 प्लस में ए स्क्वायर 8 8 64, तो 2 और ये हो जाएगा 16, 16 5 80 प्लस में 64, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए वो क्या कह रहा है, एक जो हाइट है किसकी, पिरामिड की, विद अ स्क्वायर बेस, जो उसका जो बेस है वो कैसा है, वर्गाकार है, इज इंक्रीज बाय 20%। तो आप ये मान लो जो हाइट थी वो पहले कितनी थी 100 थी और अब कितनी हो गई है 120 हो गई है। और वो क्या कह रहा है, साइड लेंथ ऑफ इट्स बेस, मतलब जो स्क्वायर था उसका जो बेस था, जो साइड थी वो कितनी थी 100 थी और अब कितनी हो गई है 10% कम हो गई है, डिक्रीज बाय 10%, तो 100 से कितनी हो गई है 90 हो गई है साइड, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना परसेंटेज चेंज आया उसके वॉल्यूम में। देखो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है पिरामिड के, 1/3 बेस एरिया इनटू में हाइट, ठीक है। अब देखो अगर मैं दोनों का रेशियो करूं तो यहाँ पे भी ये रहेगा 1/3 बेस एरिया इनटू में हाइट, ठीक है। तो 1/3 तो दोनों में कैंसिल है, मैं सिर्फ बेस एरिया और हाइट पे काम करूंगी दोनों साइड। तो देखो
जो बेस एरिया बनेगा वो साइड से बनेगा, तो साइड पहले थी 100, तो 100 इंटू में 100 बेस एरिया निकालते हैं। अब वो घट के कितना रह गया, 90 इंटू में 90, और बेस एरिया की बात हो गई ना, क्योंकि स्क्वायर था, तो 100 इंटू में 100 और इधर 90 इंटू में 90, और हाइट कितनी थी पहले 100 थी, और अब कितनी रह गई है, 120 रह गई है। इतनी बात समझ में आई। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कितने जीरो, 1 2 3, तो 1 2 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा 4 से, ये हो जाएगा 25, और ये 4 3 जा, तो ये हो जाएगा 250 इस 2 में, ये हो जाएगा 9 9 से 81 इंटू में 3 243। अब देखो डिक्रीज कितने का आया है, 7 कम हुआ है किसके ऊपर, 250 के ऊपर, इंटू में 100, इंटू में 100, तो ये 25 1 जा, और ये हो जाएगा 25 4 जा, तो ये कितना कम हो जाएगा, सॉरी 25 4 जा है ना, सही तो कर रही हूँ, 7 4 जा 28, 2.8 जो है 2.8 का डिक्रीज आएगा टोटल वॉल्यूम के अंदर। मतलब एक्चुअल वॉल्यूम इतना होना चाहिए था, आया कितना, तो लेस करके 7 रह गया, 7/250, तो 2.8 का डिक्रीज आया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कार रन करती है 18.4 किलोमीटर और इतना पेट्रोल यूज करती है। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में लेके आऊँ तो 5/2 पेट्रोल यूज करती है, तो हमें बताना है कि 1 किलोमीटर में वो कितना यूज करती है, तो बस अपॉन में 5/2, इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, आपको प्योरली कैलकुलेट करना है, तो आंसर आ जाएगा 7.36। देखिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके अंदर 1-2 फॉर्मूले लिखवाती हूँ। देखिए कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी बहुभुज हो, अगर उसके इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, एक आंतरिक कोण की बात कर रही हूँ, एक इंटीरियर एंगल प्लस एक एक्सटीरियर एंगल करेंगे, वो हमेशा दोनों मिलके कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। अब देखिए n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। अगर आप इसे करोगे, ये n-2 इंटू में 180 डिग्री, तो ये आपको क्या देता है, वैसे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, कि जितने भी आपके इंटीरियर एंगल थे उसका सम दे देगा। बट अगर आप इसे n से ही डिवाइड कर दोगे, n क्या होता है यहाँ पे, साइड्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, तो आपको क्या मिलेगा, एक इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण, एक इंटीरियर एंगल मिलेगा। और अगर आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की बात करो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो जितना भी बाह्य कोण होता है उसका हमेशा सम फिक्स रहता है, वो रहता है 360 डिग्री। उसे भी अगर आप n से डिवाइड कर दो, n यहाँ पे भी क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल, एक बाह्य कोण, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो आपको पता रहने चाहिए पॉलीगन के अंदर। और एक डायगनल का होता है, तो डायगनल तो वेल इसके अंदर है नहीं, तो मैंने वो लिखा नहीं है, बाकी वो होता है n-3/2, ये डायगनल का फॉर्मूला होता है, विकर्णों का फॉर्मूला कि कितने डायगनल है। n यहाँ पे सब जगह साइड को डिनोट करता है। अब देखो वो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का हमें रेशियो दे रखा है 5:1, तो मैं ये मान लेती हूँ 5x प्लस में 1x कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूले में बताया। तो यहाँ से मेरे पास x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो अगर x 30 आ गया, तो जो मेरा इंटीरियर एंगल था, इंटीरियर एंगल आ जाएगा 150 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल मेरे पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि हमें बताना है कि उस पॉलीगन की कितनी साइड्स थी, उसका जो बहुभुज था उसकी कितनी साइड थी। अब देखो एक्सटीरियर एंगल का छोटा सा फॉर्मूला है, मैं इसमें पुट कर देती हूँ, बाकी आप चाहो तो इंटीरियर में इंटीरियर वाला पुट कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। अगर ये करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक एक्सटीरियर एंगल जिसका वैल्यू मुझे पता है 30। तो मेरे पास यहाँ से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू कितना आया, 12। यही हमसे पूछा था नंबर ऑफ साइड्स, तो ये आ गया 12। चलिए देखिए, आप मान लेते हैं टोटल जो मार्क्स थे एग्जाम के अंदर वो कितने हैं, x है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट को कितने मिले, 33 1/3% मार्क, तो टोटल मार्क्स थे x, तो इसका अगर मैं फ्रैक्शन देखूं तो 1/3 होता है, 33 1/3 का फ्रैक्शन, तो x का 1/3 उसने स्कोर करा और फेल हो गया 20 नंबर से। अगर मैं इसे 20 नंबर दे दूं तो इसके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और वो कहता है अगर उसको 50% मार्क्स मिलते हैं, और 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2, तो x का अगर वो 1/2 ले आता तो वो
पासिंग मार्क्स से ही वुड हैव पास बाय 10 मार्क्स, पासिंग मार्क्स से उसके पास 10 मार्क्स ज्यादा होते। तो अगर मैं इसके 10 मार्क्स क्या कर दूं, घटा दूं, तो अब दोनों कंडीशन के अंदर आप किसके ऊपर खड़े हो, पासिंग मार्क्स के ऊपर। तो हमें बताना फाइंड द टोटल मार्क्स, मतलब x का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो देखो ये मैं इधर ले आती हूँ, 1/3x माइनस का 1/2x इज इक्वल्स टू में ये माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन इधर भी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 2x माइनस का 3x इज इक्वल्स टू में माइनस का 30। तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस का x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 6 3 18, तो 180 इज इक्वल्स टू में x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 180। टोटल मार्क्स थे 180। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई r है कितना, 44, तो हमें रेडियस बताना है, 2 पाई r है 44, तो ये कितना हो जाएगा, तो रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। वैसे तो ये याद ही होगा, जब सरकमफ्रेंस 44 होता है तो रेडियस हमेशा कितना आता है, 7 आता है। देखिए हमें क्या बताना है, द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप बताओ। देखो अगर सर्कल पूरा होता तो पेरीमीटर क्या होता है, परिधि क्या होती है, 2 पाई r। अब जो सर्कल है वो कैसा है, आधा है, तो इसका भी हम आधा कर देते हैं 2। ठीक है, जब आपने इसे आधा कर दिया, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो पैरामीटर होता है बेसिकली वो बाउंड्री होती है, वो क्या होती है, बाउंड्री होती है। तो अभी जब आपने ये 2 पाई r करा तो अभी सिर्फ इतना एरिया कवर हुआ है। ठीक है, इतना एरिया कवर हुआ है, तो प्लस उसके अंदर हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, या कह दो उसका क्या है, डायामीटर है, व्यास है। इतनी बात समझ में आ गई, होप नहीं आई हो तो एक और बार सुन लेना। तो 2 से 2 कैंसिल, पाई है हमारे कितना और r कितना है 14, और डायामीटर कितना हो जाएगा 28, तो 7 1 जा 7 2 जा 44 प्लस में 28, तो कितना हो जाएगा आंसर, 72 सेंटीमीटर। जो टोटल पैरामीटर आ जाएगा, परिमाप, वो आएगा 72 सेंटीमीटर। अब वो क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट ने मार्क्स इन मैथ्स वर 20% मोर देन फिजिक्स, उसके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मार्क्स हैं, मैथ्स के अंदर वो 20% ज्यादा मार्क्स लाया फिजिक्स में। तो सपोज इसमें 100 थे और तो इसके अंदर कितना लाया, 120। इसका रेशियो कर देते हैं 6:2 में 5। अब वो कह रहा है कि फिजिक्स के अंदर वो 72 मार्क्स लाया है, मतलब 5 का मतलब कितना हो गया, 72, तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, तो उसने पूछा मैथ्स के मार्क्स, तो कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये होगा आपका 432 डिवाइडेड बाय 5, तो 86.4 मार्क्स वो किसके अंदर लेके आया, मैथमेटिक्स में आया। देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर गार्डन है, एक वर्गाकार बगीचा है जो सराउंडेड बाय अ पाथ, बगीचे के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता घिरा हुआ है। तो वो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ पाथ अलोन इज 36 मीटर स्क्वायर। हमें बताना है लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ गार्डन। अभी देखो आपका सपोज ये एक स्क्वायर पार्क था, उसके चारों तरफ क्या है, एक पाथ बना हुआ है। ठीक है, ये आपका बगीचा था, ये स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में था। अब जो बगीचा है, बगीचा जो था और जो पाथ है, ठीक है, जो 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, अगर वो 1 मीटर है तो देखो ये आपका सपोज ये जो साइड थी स्क्वायर की, ये ए थी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, 1 मीटर यहाँ से भी चौड़ा है तो 1 मीटर यहाँ से भी चौड़ा है, तो ये जो बाहर वाला स्क्वायर बना है इसकी साइड कितनी हो गई, a+2। समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो दोबारा देखना। अगर साइड स्क्वायर की a है तो जो पाथ बना हुआ है उसके चारों तरफ चौड़ा 1 मीटर चौड़ा है, तो 1 मीटर ऊपर से भी चौड़ा है और 1 मीटर नीचे से भी चौड़ा है, तो उसकी जो बाहर वाला जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड हो गई a+2। अब वो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ पाथ अलोन, जो ये जो रास्ता बना हुआ है इसका रास्ता का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 36। तो अगर मैं बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो मुझे यही तो एरिया मिलेगा। ये एरिया हमें दे रखा है 36, तो हमसे पूछा जा रहा है साइड की जो ये बगीचा है, ये ए जो साइड है ये कितनी है। अब देखो
a प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों करा? क्योंकि ये भी तो स्क्वायर है, ये भी वर्ग है ना। वर्ग का एरिया जो निकालते हैं हम, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना। अब उसकी साइड का स्क्वायर करते हैं। अब उसकी साइड कितनी है? a प्लस 2 का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 36। समझ में आ गया ना? बड़े वाले में से छोटा वाला स्क्वायर माइनस करेंगे तो 36। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 36, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4a इज इक्वल्स टू में 32। तो यहाँ से मेरे पास जो साइड है, साइड लेंथ कितनी आ जाएगी? 8 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए, लंबाई और चौड़ाई हमें रेक्टेंगल की दे रखी है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 5:3 और उसका पैरामीटर, उसका परिमाप हमें दे रखा है 96 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमें कितना दे रखा है? 96। हमें क्या बताना है? एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 48। लेंथ और प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा? ये 5x और ये 3x, तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू में 48। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? मेरे पास 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू में 5 इंटू में 6 इंटू में 3, ठीक है ना? दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू में 18, 18 3 ज़ा 54, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ट्रपेजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है। ट्रपेजियम कुछ ऐसा होता है, ठीक है? ये दो उसकी पैरेलल साइड होती हैं, ए और बी। अभी और इसका एरिया क्या फॉर्मूला होता है? हाफ ए प्लस बी इंटू में एच। ये करेंगे तो इसका क्या निकल आता है? एरिया निकल आता है। उसके अंदर वो क्या बोल रहा है? जो ट्रपेजियम है इसकी जो दो पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों वाली, दूसरी मतलब एक साइड दूसरी साइड की डबल है। अगर ये ए है तो ये कितनी है? 2a है। और हाइट हमें जो दे रखी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और एरिया हमें दे रखा है 900। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। a और 2a का हमें बताना है। तो हाफ a प्लस b कितना हो जाएगा हमारे पास? 3a इंटू में 10 इज इक्वल्स टू में 900। तो ये कितना हो जाएगा? 3a इज इक्वल्स टू में 180। तो एक साइड कितनी आ गई? 60। तो दूसरी कितनी होगी? 120। अब देखिए वो क्या कह रहा है? एक हेक्सागन है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज। अब जो हेक्सागन है, आपको एक चीज पता होना चाहिए, हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। क्या होते हैं? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये किसके अंदर है? एक वृत्त के अंदर है, एक सर्कल के अंदर है। तो हमसे पूछा जा रहा है उसका रेडियस कितना होगा। तो सेंटर से जब ये लाइन जाके इसके ऊपर कनेक्ट करेगी, किसके ऊपर? सरकमफ्रेंस पे सर्कल के, तो वो भी क्या बन जाएगी? उसकी रेडियस ही कहलाएगी। और हमें बता दिया कि हेक्सागन की एक साइड कितनी है? 6। तो ये सब कुछ ही 6 6 6 है। तो जहां से भी आके ये किसके ऊपर कनेक्ट करेगी? सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर, तो वो रेडियस ही कहलाएगी। तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या रहेगा? 6 सेंटीमीटर। अगर आपको ये समझ लेना चाहिए, अगर किसी सर्कल के अंदर हेक्सागन है तो जो हेक्सागन की साइड है वही सर्कल का रेडियस होगा, सर्कल की त्रिज्या होगी। ये मेरे से ठीक नहीं बना, ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कनेक्टिंग में बनता, ठीक है? चलिए देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 दे रखा है, ए माइनस बी हमें 4 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इसका भी स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab और 4 4 ज़ा 16, ठीक है ना? 4 4 ज़ा 16। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको वैल्यू कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो 100 माइनस का 2ab इज इक्वल्स टू में 16। इसमें से 16 माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 4 और ये रह जाएगा 8 इज इक्वल्स टू में 2ab। और ab का हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा? 42। यही कुछ पूछ रहे थे हमसे। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए वो क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 6 पॉजिटिव नंबर इज 10। अगर एवरेज 6 नंबर का कितना है? 10 है। तो ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज, तो हमें क्या मिल जाता है? सम ऑफ नंबर्स। तो उन सबको अगर मैं प्लस कर देती, वो जो 6 पॉजिटिव नंबर थे, तो उनका सम मुझे कितना मिल जाता? 60। अब वो कह रहा है इफ 1 नंबर एक्सक्लूडेड, एक नंबर कम कर दिया गया। तो पहले 6 नंबर थे, अब कितने नंबर हो गए? 5। तो एवरेज कितना हो गया? 9। तो 5 9 ज़ा 45,
ठीक है, तो एवरेज 9 हो गया, तो अब उनका सम ऑफ द नंबर कितना आ गया 45। तो हमसे पूछा जा रहा है जो नंबर एक्सक्लूड करा गया, जो निकाला गया वो कितना था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15, तो वो नंबर कितना था 15 था। और अगर आप चाहो तो इसे शॉर्ट टर्म से भी कर सकते थे। देखो पहले 6 नंबर थे तो एवरेज था 10, अब नंबर कितने रह गए 5, तो एवरेज कितना रह गया 9, ठीक है ना। 6 पे कितना था 10, 5 पे 9, तो एवरेज कितना कम हुआ, 1 से कम हुआ, कितने नंबर रह गए 5, तो कुल मिला के एवरेज कितना कम हो गया 5। तो जो जाने वाला नंबर था वो एवरेज से कितना रहा होगा 5 ज्यादा होगा, तभी तो वो 5 कम कर गया, तो जो जाने वाला नंबर था वो कितना था 15 था। अगर ये समझ में आ जाता है थोड़ा हाई तो ठीक है, नहीं तो आप इसको बिल्कुल बेसिक से कर सकते हो। वो कह रहे हैं इफ द लाइन गिवन, ये दो लाइन गिवन है और दोनों कैसी है पैरेलल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जब लाइन पैरेलल होती है या नो सोल्यूशन होता है, दोनों बातें सेम होती हैं, b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है। ये इस लाइन का a1 है और ये है a2, ठीक है, तो ये क्या कर देते 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 2k अपॉन में 5, ठीक है। तो यहां से मेरे पास k का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2। नेक्स्ट देखेंगे, हमें बताना है व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, ढलान बतानी है इस लाइन की। तो इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में c। इसके अंदर जो ये m टर्म होती है ये हमारी स्लोप होती है, यही ढलान होती है, यही हमें बतानी है। तो अगर मैं y इसे इस फॉर्म में अरेंज करूं तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू में -3x प्लस में 6। अभी इसको y को बिल्कुल ही सिर्फ y रहने देना है, तो y इज इक्वल्स टू में -3/2x प्लस में ये 3 रह जाएगा क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो m कितना आ जाएगा हमारे पास -3/2। अब देखिए हमें बताना है विच लाइन इज नॉट पैरेलल। अब देखो पैरेलल तो हमें पता था ना, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू में c1 अपॉन में c2, ठीक है ना। अब इतना तो आपको पता है। तो देखो x के नीचे x की टर्म रखो, y के नीचे y की टर्म रखो, सिर्फ ये दोनों ही कर लो। अगर दोनों इक्वल रहे तो पैरेलल, नॉट इक्वल आए तो नॉट पैरेलल। तो ये था 6 और ये है 2, इसके नीचे x का टर्म रख दिया 3 और y का टर्म कितना है 1, तो ये 2:1 आ जाएगा, है ना। इसको कैंसिल करेंगे 1 रह जाएगा, ये 2 तो इक्वल हो गया। तो ये तो पैरेलल है, हमें नॉट पैरेलल बताना है। तो अगेन 6 और 2, दूसरे के अंदर x का टर्म कितना है 3, y का टर्म कितना है 1, ठीक है। अगेन आप इसे करोगे तो आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये थर्ड टर्म देखते हैं, 6 और ये 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। अब आप इसे काटोगे तो ये रह जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब आया ये नॉट इक्वल टू, जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये पैरेलल भी नहीं होंगे। तो क्या रह जाएगा, ये वाली इक्वेशन है जो क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। देखिए वो क्या कह रहा है, एक टावर है और एक पोल है जो मतलब दोनों स्टैंड करते हैं वर्टिकली फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन देयर टॉप्स, तो देखो पहले टावर की बात हुई है फिर पोल की बात हुई है, ठीक है। तो देखो टावर के ऐसे हेड के ऊपर और एक पोल के हेड के ऊपर बन रहा है, तो टावर के ऊपर बन रहा है 45 डिग्री का और पोल पे बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कहता है इफ द पोल इज 20 मीटर हाई, जो ये पोल था और ये टावर था, जो पोल है उसकी हाइट दे दिया हमें 20 मीटर एंड द पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस, मतलब जो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है अगर ये x है तो ये भी x है, ठीक है। और हमसे बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमें बताना है हाइट ऑफ द टावर। तो देखो पोल से स्टार्ट करते हैं, 10-30 डिग्री कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहां से मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया 20√3, ठीक है ना। ऐसे ही आ गया यहाँ पे 20√3, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ लिख सकती हूँ 20√3, ठीक है। तो हमसे हाइट पूछी गई है, तो देखिए 1045 डिग्री 1 होता है, तो h इज अपॉन में 20√3, ठीक है ना। तो 20 इंटू में 1.732, तो आंसर विल बी 36.64, ठीक है ना। √3 का वैल्यू 1.732। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक बलून है जो 100 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, तो मतलब ये है 100 मीटर का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड से, कितने डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमें बताना है फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है बेस हमें बताना है।
तो टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3 इज इक्वल्स टू में 100 अपॉन में x। तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ जाएगा 100, √3 को नीचे नहीं रहने देते, √3 इंटू में √3। तो देखो ये हो जाएगा 1.732 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 3। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 57.7 मीटर। अब देखिए द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, एक बेलन का आयतन उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। तो पाई आर का स्क्वायर एच किसके बराबर है, 2 पाई आर प्लस एच के बराबर है। देखो यहाँ से जो जो कैंसिल हो सकता है मैं कैंसिल कर देती हूँ, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हमें उसके अंदर रेडियस दे रखा है 3 और हमें उसका हाइट बतानी है। तो देखो रेडियस कितना है 3, तो h इज इक्वल्स टू में 2, रेडियस है 3 प्लस में h, तो ये हो जाएगा 3h इज इक्वल्स टू में 6 प्लस में 2h। ठीक है, तो यहां से हाइट कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है जो कैसा है, कैंडल है। मैं बना लेती हूँ, जैसे एक सिलेंडर है जो है कैंडल है, जिसके अंदर रेडियस दे रखा है और हाइट। यहाँ पे रेडियस का कुछ नहीं है, हाइट है उसका 10 सेंटीमीटर। अब वो क्या कहता है कि वो जो जब उसको जलाया जाता है उसके अंदर से 1 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कम होने में कितना घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर जलने में, जैसे ये 10 था इसका हाइट, 1 सेंटीमीटर जला तो कितना घंटा लगा, 2 घंटा। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी आवर्स विल 70% ऑफ द कैंडल बी रिड्यूस्ड। अब देखो 70% का क्या मतलब है, पूरा 10 सेंटीमीटर उसका हाइट है तो मतलब 7 सेंटीमीटर जल जानी चाहिए, और हर सेंटीमीटर को जलने में 2 घंटा लगता है, तो 7 सेंटीमीटर को जलने में कितना टाइम लगेगा, 14 घंटा। अगला देखते हैं, द एरिया ऑफ बेस। देखो प्रिज्म के अंदर बेस एरिया हमें दे रखा 36 सेंटीमीटर और लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 28 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जाए, और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, हमसे पूछा जा रहा है पैरामीटर ऑफ बेस। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। ये बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। तो देखो ये है 288 इज इक्वल्स टू में हमें बताना क्या था, पैरामीटर ऑफ बेस ही बताना है, पैरामीटर ऑफ बेस बताना है, और हाइट हमें दे रखी है 8, तो इसको कर देंगे 8 3 और ये हो जाएगा 6। पैरामीटर ऑफ बेस कितना आ जाएगा 36। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म। प्रिज्म का वॉल्यूम बताना है, जिसके अंदर प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है, क्या होता है, बेस एरिया इनटू में हाइट। ठीक है, अब जो उसका बेस क्या है वो है हेक्सागन। हेक्सागन का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 3√3/2a²। ए क्या होता है उसका साइड। अब हेक्सागन का साइड हमें दे रखा है 10, और जो उसकी हाइट है, प्रिज्म की जो हाइट है वो हमें दे रखी है 8। तो कर देते हैं, बेस एरिया कितना है 3, √3 का क्या वैल्यू होता है 1.732 अपॉन में 2 इंटू में 10 इंटू में 10 इंटू में h कितना है हमारे पास 8। ठीक है, ये हटा देते हैं तो 100। ठीक है ना, ये हटा दिया तो 1111। ठीक है, ये बचा 2 जा और ये हो जाएगा 4 जा, 3 4 जा 12 इंटू में 1732 अपॉन में 10। इसको पूरा मतलब 12 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2078। एक डिजिट आगे 4 आएगा, तो डेसिमल लगा दोगे तो 2078। बस बेसिकली अब आगे कैलकुलेशन ही बचा था। अब देखो 10x cot x के बराबर कब होता है, 10x cot x के बराबर कब होता है, जब इन दोनों के थीटा का सम क्या हो 90 डिग्री, इन दोनों के थीटा का सम हो 90 डिग्री। तो ये x प्लस में 2x माइनस का 15 इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री, तो हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू में 105। तो x कितना हो जाएगा 35 डिग्री। चलिए देखिए इसके अंदर हमें क्या बताना है, सेंट्रोइड बताना है, केंद्रक बताना है। सेंट्रोइड क्या होता है, जो इसके जितने भी x के टर्म है, जैसे 3 पॉइंट दे रखे हैं x1 x2 और x3 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3, मतलब जो भी तीनों, मतलब x की जो तीनों वैल्यूज हैं उसका एवरेज और y की तीनों वैल्यूज का एवरेज, यही करते हैं जब भी हमें सेंट्रोइड निकालना हो। तो देखिए x की तो 2 जगह 0 वैल्यू है और a की जगह 6 है, तो 6/3 और दूसरी हो जाएगी 8/3। तो आप इसे करोगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2.67।
ठीक है ना। याद रखिएगा सेंट्रॉइड निकालना हो, कभी भी सेंट्रॉइड निकालना हो, केंद्रक निकालना हो, 3 पॉइंट्स हो, तो बस पहले एक्स वाले पॉइंट्स का एवरेज कर दो, फिर वाई वाले पॉइंट्स का एवरेज कर दो। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक पीतल का अर्धगोला कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास डायामीटर दे रखा है ये, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाने का 10 और 2 से डिवाइड, ये उसका रेडियस हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, यदि आंतरिक सतह पर टिन प्लेटिंग की लागत 15 रुपए आती है प्रत्येक 100 वर्ग मीटर स्क्वायर के ऊपर, तो टोटल कॉस्ट बताना है पेंटिंग, मतलब जो ये अर्धगोला था इसको अंदर ही अंदर से आपने इसको पेंट करना है। अब देखो जब आपको इसे अंदर ही अंदर से पेंट करना है तो इसके अंदर फॉर्मूला किसका लगेगा, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 रुपए लगेंगे पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर। तो बस यही आप कैलकुलेट करोगे तो आपका पूरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई आर कितना है 105, 10 इंटू में 2 105, 10 इंटू में 2 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे, देखो इसके अंदर कुछ ज्यादा कैलकुलेशन का है ही नहीं, आपको ये प्योरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 25.98 रुपीज, ठीक है ना। तो रुपीज के लिए ये आप कर दिया 15 रुपए पर 100 रुपीज, तो आंसर आपका आ जाएगा 26 रुपए, ठीक है ना। इसके अंदर देखो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप कैलकुलेट कर लेना, नहीं हो तो बताना, वैसे तो हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा हमें दे रखा है 7/25, ठीक है ना। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये 7 है 25 है तो ये कितना होगा 24, ये ट्रिपलेट होता है। नहीं याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम से कर लेना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। अब वो क्या कह रहा है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, ASTC, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो ए का मतलब इसके अंदर जितने भी होते हैं साइन कॉस टेन सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर साइन और उसके ऑपोजिट वाला पॉजिटिव होता है, इसके अंदर टेन और उसके ऑपोजिट वाला पॉजिटिव होता है, और इसके अंदर कॉस और उसके ऑपोजिट वाला पॉजिटिव होता है। अब देखो अब वो क्या कह रहा है, जो साइन था वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो मतलब साइन तो पॉजिटिव में आएगा। हमें बताना है टेन थीटा का वैल्यू, टेन क्या होता है 7/24, लेकिन टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा। तो वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन में सब कुछ नेगेटिव है तो आपने टिक करना था, निकल जाना था। बाय एनी चांस यहाँ पे पॉजिटिव भी होता तो कंफ्यूजन हो जाती। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब देखिए कॉस थीटा ये भी ट्रिपलेट दे रखे हैं, m² माइनस का n²। टेन थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा 2mn। हमसे क्या पूछा जा रहा है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 2mn अपॉन में m² माइनस का n²। ये भी ट्रिपलेट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए साइन थीटा आपको दे रखा है कितना, और कॉस थीटा, ये दोनों आपस में इक्वल कब होते हैं, जब इन दोनों के जो थीटा होते हैं x प्लस में 2x प्लस में 15 ये किसके बराबर हो, 90 के। तो कर लेते हैं 3x इज इक्वल्स टू में 75, तो x का वैल्यू कितना आ गया 25 डिग्री। यही हमसे पूछा गया था x का वैल्यू, तो हमने बता दिया x का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 डिग्री। अभी देखो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं, उसके कोने दे रखे हैं। अब देखो अगर आप इसे ग्राफ पे बनाओगे तो 0 0 तो यहाँ पे आ जाएगा, और B और C कहाँ आएगा, ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे B पॉइंट, यहाँ पे C पॉइंट, ठीक है ना। तो एक तरीके से आपको दिख गया ये कैसा बना है, राइट एंगल ट्राइंगल बना है। तो हमें बताना है ऑर्थो सेंटर, उसका लंब केंद्र। अब देखो लंब केंद्र जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे, जहाँ पे उसके सारे परपेंडिकुलर मीट होते हैं। तो राइट एंगल में जो सारे परपेंडिकुलर मीट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो उसका जो आंसर रहेगा, तो हमें बताना होगा कि उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ लोकेटेड है। तो कहाँ लोकेटेड है, 0 0 के ऊपर, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, आई होप आ गया होगा, मैं ही थोड़ा समझाने में कंफ्यूज हो गई। देखो एक ट्राइंगल है ABC, ऐसे ABC, ठीक है। AD क्या है, बाइसेक्टर है। अब जो बाइसेक्टर होता है समद्विभाजक, देखो हिंदी में तो समझ में आ रहा है समद्विभाजक।
बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई बाइसेक्टर होता है, वो चाहे वो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, साइड बाइसेक्ट कर रहा है, उसका मतलब क्या होता है, वो उस चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जो एंगल बाइसेक्टर है AD डिवाइड करता है एंगल A को, तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो हमें बताना है अब क्या है, साइड AB हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, AC दे रखी है 12 सेंटीमीटर, BC पूरी 11 दे रखी है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट BD, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो जब भी ये एंगल बाइसेक्टर ऐसे करके डिवाइड करता है किसी एंगल को, तो वो उसका जो ट्राइंगल है उसे भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये जो साइड का अगर आप इसको रेशियो में लेके जाओ 5:6, तो ये जो साइड होगी, ये वाली साइड भी 5 रेशियो में होगी और ये साइड भी किस रेशियो में होगी, 6 रेशियो में होगी। अब देखो लकीली आपका जो BD रहेगा वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि इसको प्लस करके भी आपका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, क्योंकि ये रेशियो में है, तो रेशियो के पार्ट्स 5:6 है, इसको भी प्लस करके क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो अब आप चाहो, आपकी मर्जी है, तो देखो 11 टोटल अपॉन में सम ऑफ द रेशियोज इनटू में 5 पार्ट ही बताना है, तो आंसर आपका 5 आ गया। लकीली ऐसे आ गया, नहीं तो फिर अगर रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे होता। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जब वो ट्राइंगल मतलब किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो वो ट्राइंगल को भी 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर देता है। तो जो ये साइड का रेशियो रहेगा वो यही साइड्स का रेशियो भी रहेगा। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अगर √50 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, 5√2, 18 क्या हो जाएगा हमारे पास, 3√2, और 8 क्या हो जाएगा, 2√2। अब देखो इन दोनों को प्लस करो, 8 में से 2 गया तो 6√2। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है AB जो सरकमफ्रेंस पे बना रही है। देखो अब ये बात तो मैं बहुत बार बता रही हूँ, एक कॉर्ड अगर सरकमफ्रेंस पे एक एंगल बनाती है 35 डिग्री का, तो वो एंगल सेंटर पे कितने डिग्री का बनाएगी, इससे डबल 70 डिग्री का। अगर सेंटर पे 70 है तो ऊपर आधा होगा, ये आपको बस पता रहना चाहिए, सेंटर पे डबल होता है सरकमफ्रेंस से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, अ पॉइंट P लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है, एक यहाँ पे एक P पॉइंट है, ठीक है, और जो सर्कल का सेंटर है वो है O। अब वो कह रहा है जो सर्कल का रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस हमें दे रखा है, त्रिज्या ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। अब वो कह रहा है 2 टेंजेंट्स है, P से लेके ये कनेक्ट करेगा यहाँ पे A, और ये P से B, ये 2 टेंजेंट्स है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ये वाला जो एंगल है वो कितना हमें दे रखा है, 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू सेंटर, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए जब भी आपको 2 टेंजेंट्स दे रखे हों, उनके बीच का क्या दे रखा हो, एंगल दे रखा है, और आपसे क्या पूछा जा रहा हो, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में रेडियस अपॉन में साइन θ/2, थीटा कौन सा आएगा, ये वाला थीटा आएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में रेडियस हमारे पास कितना है 6, साइन 30 डिग्री पे कितना होता है 1/2, ठीक है ना, 1/2 आ गया ना समझ में, यहाँ पे 2 नीचे लिखते रेसिप्रोकल करके ऊपर, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको केस समझ में आ गया, 2 टेंजेंट्स दे रखी हो, उनके बीच का एंगल दे रखा हो, रेडियस दे रखा हो, और हमें डिस्टेंस पूछा जाए पॉइंट P से सेंटर का, तो हमेशा क्या होगा, ये रेडियस इज इक्वल्स टू में साइन θ/2। चलिए सिंप्लीफिकेशन है, 175 डेसिमल हटा देंगे, 100 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 100 अपॉन में 25, तो 100 से 100 कैंसिल, 25 9 सा 170, सॉरी 25 7 सा 175। नेक्स्ट देखेंगे, अब वो कहता है ए ने लैंड करे हैं, इन्हें उधार दिया है 5,000 रुपये 5% पे 4 साल के लिए। तो अब देखो 5 5 25, 25 4 100, तो इसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, ए को 1,000 रुपये। अब वही काम बी ने करा है, बी ने दिए हैं 4,000 रुपये 6% पे 3 साल के लिए, तो 6 4 24 3 72, तो बी को सिंपल इंटरेस्ट मिला है 720 रुपये का। तो हमसे पूछा गया है किसको ज्यादा साधारण ब्याज मिला है, तो ए को मिला है, ए को 1,000 मिला है। तो नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है।
एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 18 3 जा तो 12 2 जा और ये हो जाएगा 3। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो हमसे पूछा जा रहा है अगर दोनों मिलके साथ काम करेंगे तो कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जाएगा। 36 अपॉन में दोनों का एफिशिएंसी का प्लस, तो आंसर कितने टाइम में कंप्लीट, वो काम कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, 7.2 डेज में। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा, आपको जितने डाउट्स रहेंगे सब क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।